हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस में। तो गाइस, हम आज के लिए आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम लेखांकन समीकरण हिंदी में बोल सकते हैं। गाइस, आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि ये अब आपका जो यूपी बोर्ड के क्लास 11th है उसके अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है जो कि इसी साल आपके सिलेबस में ये ऐड हुआ है, क्योंकि अब आपका सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर नया ऐड किया गया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका लगभग कंपल्सरी रूप में आपको मिलेगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी जो डिटेल है, इसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो आपको पूरी डिटेल में हम समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ताकि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि हमने उसकी जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने एक कंसोलिडेटेड रूप में आपके लिए तैयार की है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, समझ में आएगा। तो इसको पूरी तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। तो आइए समझते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप पूरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अकाउंटिंग इक्वेशन को हम हिंदी में लेखांकन समीकरण बोलते हैं। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन समीकरण एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें बताया गया है कि किसी फर्म की संपत्ति, जिसको हम असेट्स बोलते हैं, और देनदारियां, जिनको लायबिलिटीज़ बोलते हैं, वह पूंजी, जिसको कैपिटल बोलते हैं, हमेशा समान होती हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि किसी भी फर्म की जो असेट्स होती है वो अपनी लायबिलिटीज़ और कैपिटल के समान होती है, यानी कि बराबर होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फर्म की जो असेट्स होगी वो उसकी लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी जो टोटल असेट्स है वो मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ की है। अब 10 लाख रुपए की हमें असेट्स है किसी बिज़नेस की। उस 10 लाख रुपए की असेट्स के लिए हमने क्या किया कि जो पैसा हम खुद अपने पास से लगाते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो मान लीजिए 10 लाख के अगेंस्ट हमने 6 लाख रुपए अपने पास से लगाया, तो यानी कि 6 लाख रुपए हमारी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। यानी कि जो मालिक की पूंजी हो गई, मालिक के द्वारा लगाई गई धनराशि हो गई, वो 6 लाख रुपए की हो गई। और अगर मान लीजिए बाकी की जो पैसा बचा, अब हमें ज़रूरत कितने की है, 10 लाख की है, जिसमें से 6 लाख की कैपिटल हमने खुद अपने पूंजी के रूप में लगाई। तो जो बाकी का पैसा हम बाज़ार से, मार्केट से, बैंक से या अदर सोर्सेज से लेते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि असेट्स इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। यानी कि हमने माना कि हमने अगर किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना है जिसके लिए हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो उसके अगेंस्ट जो 6 लाख रुपये हम अपने पास से लगाते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाएगी, और उसके अलावा जो 4 लाख रुपये की हमें और एडिशनल ज़रूरत है जिसको हम आउटसाइडर सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे वो हमारी लायबिलिटीज़ कहलाएगी। तो इस तरीके से हमेशा असेट्स जो होगी वो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल ही होगी। एक लेखांकन समीकरण जो लेखांकन अकाउंटिंग के दोहरे पहलू अवधारणा, जिसको हम ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। यहाँ आपको ये जानना होगा कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो हमारे जो अकाउंटिंग का ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोहरी अवधारणा या दोहरे पहलू की अवधारणा, उस पर आधारित होता है। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट दो जगहों पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि हमने मशीन खरीदी, तो इसका मतलब हुआ कि इसका इफ़ेक्ट दो जगह पर पड़ा, एक तो मशीन अकाउंट पे और एक कैश अकाउंट पे। क्योंकि जब हम मशीन खरीदेंगे तो हमारे पास मशीन आएगी और उसके ब्याह पे हमारे पास से कैश जाएगा, तो यहाँ दो जगह इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरीके से कोई भी जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको उस इफेक्ट जो होता है वो कम से कम दो जगहों पर ज़रूर पड़ता है। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं बाज़ार से, तो आपके पास वो चीज़ आती है और उसके बदले में आपके पास से पैसा जाता है, तो आपके पास दो अकाउंट पे या दो खातों पे उसका इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ है कि लेखांकन में प्रत्येक लेन देन में दोहरे पहलू या दो पहलू जो कि डेबिट और क्रेडिट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम शो करते हैं। तो गाइज, यहाँ आपको ये बात भी जानना जरूरी है कि जो ये डेबिट क्रेडिट होते हैं वो एक तरीके से अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है या कॉमर्स की लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं या कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो बाइनरी लैंग्वेज में उसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें 0 और 1 दो चीज़ें होती हैं। यानी कि कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसमें 0
0 और 1 दो चीज़ों पर कंप्यूटर वर्क करता है, जिसको 0 और ऑफ और ऑन के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। उसी तरीके से कॉमर्स के अंदर भी ये दो वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे और सारी एंट्रियाँ, सारे ट्रांजेक्शन, सारे लेन देन इन दो वर्डों के इर्द गिर्द ही आपको रखने होंगे, समझने होंगे। तो ये दो वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है अकाउंटिंग के लिए, जिनको आपको समझना होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है उसका जो इफेक्ट होता है वो कम से कम दो खातों पर पड़ता है, जिसमें से एक खाता आपका डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक लेन देन में जो लेखा किया जाता है वो हमेशा डेबिट और क्रेडिट के लिए समान राशि से होता है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम जो भी लेन देन करते हैं उसका जो अमाउंट से उसको हम डेबिट करेंगे तो सेम अमाउंट से ही उसको हम क्रेडिट करेंगे। अकाउंट अलग अलग होंगे लेकिन अमाउंट सेम ही होंगे। सेम अमाउंट से डेबिट होगा, सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट में भी 10,000 रुपये से एंट्री होगी, जिसको हम डेबिट कर देंगे, और उसके बदले में जो कैश जाएगा वो भी हमारे पास 10,000 का जाएगा, उसे भी हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। यानी कि जो कोई भी लेन देन होगा तो सेम अमाउंट से आपको अमाउंट डेबिट करना होगा और सेम अमाउंट से ही आपको अमाउंट क्रेडिट करना होगा। इसका अर्थ है कि कुल दावे जो टोटल क्लेम्स होते हैं बाहरी लोगों, जिनको प्रोप्राइटर के द्वारा, दोज ऑफ आउटसाइडर एंड ऑफ द प्रोप्राइटर्स, हमेशा फर्म की कुल संपत्ति के बराबर ही होंगे। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जो फर्म के प्रोप्राइटर के द्वारा पैसा लगाया गया है और जो पैसा फर्म के प्रोप्राइटर के द्वारा बाहर से इकट्ठा किया गया है, उन दोनों का जो टोटल होगा वो हमेशा फर्म की असेट्स के बराबर ही होगा। तो गाइस यहाँ हमने आपको इसका मीनिंग समझाने का प्रयास किया। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एक हमारी मैथमेटिकल एक प्रोसेस है, गणितीय अभिव्यक्ति है, जिसमें हम ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि जो हमारी असेट्स होती है वो हमारी लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होती है। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में ही कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो दावा, जिसे इक्विटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसा भी हमने आपको बताया कि जो असेट्स होती है वो किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के। तो यहाँ पे जो कैपिटल होती है वो तो क्या होती है, मालिकों की इक्विटी या पूंजी, जिसको ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल बोलते हैं। और जो लायबिलिटीज़ होती है उसको बोलते हैं हम भारी व्यक्ति या भारी इक्विटी के कारण देयता या राशि, जिसको हम लायबिलिटीज़ और अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर और आउटसाइडर इक्विटी बोलते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो असेट्स होती है वो इक्विटी के बराबर होती है, और इक्विटी यहाँ दो प्रकार की हो जाती हैं, एक ऑनर इक्विटी जिसको हम कैपिटल बोलते हैं और एक आउटसाइडर इक्विटी जिसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आता है कि हम लेखांकन समीकरण को गणितीय रूप में निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि अब आपके सामने हमने कुछ इक्वेशन बना के आपके लिए तैयार किए हैं, जिससे आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई असेट्स बराबर होती है किसके, इक्विटी के। अब इक्विटी जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, एक ऑनर इक्विटी और एक आउटसाइडर इक्विटी। तो जो इक्विटी है उसके टू पार्ट हो गए, ऑनर इक्विटी और आउटसाइडर इक्विटी। सेकंड होता है असेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो यहाँ जो ऑनर इक्विटी होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं और जो आउटसाइडर इक्विटी होती है उसको लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो इसलिए इसकी जो दूसरी इक्वेशन को हम शो कर सकते हैं वो हम असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, जिसको हम परिसंपत्तियाँ या दायित्व प्लस पूंजी बोल देते हैं। मतलब असेट्स को हिंदी में परिसंपत्तियाँ या संपत्ति बोला जाता है, लायबिलिटीज़ को हिंदी में देनदारियां या दायित्व बोला जाता है, और कैपिटल को हिंदी में हम पूंजी बोलते हैं। अगर आपको लायबिलिटीज़ निकालनी है तो आप क्या करेंगे, असेट्स में से कैपिटल को लेस कर देंगे तो आप उससे लायबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो आप असेट्स में से लायबिलिटीज़ को लेस कर देंगे तो वो आपकी कैपिटल निकल जाएगी। तो ये जो चारों इक्वेशन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप इनमें से कोई सी भी दो वैल्यू होने पर तीसरी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको एक इक्वेशन ध्यान रखनी होगी जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, जो कि है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो गाइज हम यहाँ कह सकते हैं कि उपरोक्त संबंध को जो हम लेखा अकाउंटिंग समीकरण या बैलेंस शीट समीकरण के रूप में भी जानते हैं। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आपको बताइए ये होती है। इसके साथ में अगर आपको कहीं पे वर्ड मिल जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन, तो वो भी अकाउंटिंग इक्वेशन को ही कहा जाता है। तो आपको ये चारों इक्वेशन बहुत
अच्छे से ध्यान में रखनी होंगी इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं कुछ एक इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। हमने जो भी इसके कंसर्न आपके सामने जो एक्सरसाइज या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, उनको हमने एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके रूप में आपके लिए तैयार किया है, और ये बहुत ही आपको ईजी तरीके से आपके लिए तैयार किया है। अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, अपने पास नोट कर लेते हैं, तो इस चैप्टर को करने में आपको कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं हम वो कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि नगद धनराशि से व्यवसाय या व्यापार प्रारंभ किया जाता है, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको इस तरीके से इक्वेशन दी होगी कि नगद धनराशि से व्यापार प्रारंभ किया। तो अगर ये इक्वेशन दी है तो जैसा आपको बताया कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सिंपल एक इक्वेशन तैयार करनी है जिसमें आपको लिखना है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो आपको असेट्स का बैलेंस हर हाल में लायबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल ही शो करना है। आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद जो आपको बैलेंस देखना है उसमें आपका जो असेट्स का टोटल होगा वो हर हाल में इक्विटी या लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर ही होगा। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका इफेक्ट दो जगह पे पड़ेगा। एक जगह पे वो बढ़ सकता है तो दूसरी जगह पे घट सकता है, या दोनों जगह बढ़ सकता है दोनों जगह घट सकता है, वो आपकी डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के। तो वो हमने आपको बहुत ही ईजी वे में आपके लिए तैयार की है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि नगद धनराशि से व्यापार या व्यवसाय या व्यापार प्रारंभ किया जाता है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि जो आपका नगद खाता यानी कि कैश अकाउंट जिसको बोलते हैं, उसमें आपको क्या करना है, वृद्धि करनी है, मतलब प्लस करना है। और दूसरा इसका इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल अकाउंट पर, और उसमें भी आपको इसमें प्लस करना है। यानी कि अगर आपको इक्वेशन है कि नगद धनराशि से व्यापार प्रारंभ किया, तो आपको दोनों जगह पे इसे जोड़ना है, प्लस करना है। एक कैश अकाउंट में प्लस करना है और दूसरा कैपिटल अकाउंट में प्लस करना है। इसी तरीके से अगर आपको दिया है कि यदि माल नगद खरीदा जाता है, अगर आपको इक्वेशन दी हुई है यदि माल नगद खरीदा जाता है, तब आपको इसमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको स्टॉक अकाउंट का यूज़ करना है जो कि असेट साइड में लिखा जाता है। तो स्टॉक अकाउंट में आपको क्या करना है, प्लस करना है, वृद्धि करनी है। और नगद यानी कि कैश अकाउंट में आपको इसमें कमी करनी है, यानी कि माइनस करना है। तो इसका जो इफेक्ट दिखाएंगे, दोनों इफेक्ट आपके असेट साइड में दिखाई जाएंगे, जिसमें स्टॉक में आपको इसको जोड़ना है, प्लस करना है, और कैश अकाउंट में आपको इसे माइनस करना है। इसी तरीके से आता है नेक्स्ट, यदि माल उधार क्रेडिट खरीदा जाता है, यदि हम जो माल है वो, जैसे आपको पता है कि भाई जो हम माल खरीदते हैं वो दो तरीके से खरीद सकते हैं, नगद और उधार। अगर नगद खरीदेंगे तो स्टॉक में वृद्धि करेंगे और कैश में कमी करेंगे, और अगर हम माल को उधार खरीदते हैं तो उस कंडीशन में स्टॉक में तो वृद्धि होगा, अब कैश में कमी नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ उधार खरीदा है। तो उधार के लिए फिर यहाँ दूसरी चीज़ ऐड हो जाएगी आपकी क्रेडिटर्स, जिसको हम लेनदार बोलते हैं, जो कि लायबिलिटी साइड में ये आपकी ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम माल को उधार खरीदते हैं तो आपको स्टॉक में ऐड करना है, और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स होते हैं उसमें इसको आपको ऐड करना है, प्लस करना है। इसी तरीके से यदि माल नगद बेचा जाता है, अब जो माल जैसे दो तरीके से हम खरीद सकते हैं, उसी तरीके से दो तरीके से इनको बेच भी सकते हैं। अगर नगद माल हम बेचते हैं तो उसके लिए फिर आपको स्टॉक अकाउंट में तो कमी करनी होगी और कैश अकाउंट में वृद्धि करनी होगी। तो जो स्टॉक अकाउंट होगा ये भी असेट साइड में आएगा, इसमें आप कमी कर देंगे, और जो कैश अकाउंट है ये भी असेट साइड में आता है, इसको आप वृद्धि कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे। इसी तरीके से यदि माल उधार या क्रेडिट बेचा जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्टॉक अकाउंट होगा उसमें आप कमी कर देंगे, और जो देनदार यानी कि डेटर्स अकाउंट होगा उसमें आप वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो स्टॉक और डेटर्स होते हैं दोनों ही असेट साइड में आते हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रांजेक्शन असेट साइड में होंगे, जिसमें आपको स्टॉक में तो इसे माइनस करना होगा और डेटर्स में इसे प्लस करना होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है कि यदि बेचे गए माल या सामान पर लाभ होगा तो पूंजी खाते में वृद्धि होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई माल हमारा था 10,000 रुपये की लागत का, जिसको हमने 12,000 में बेच दिया, तो जो 10,000 रुपये की लागत का माल था वो तो स्टॉक में से तो 10,000 रुपये कम हो जाएंगे, और 12,000 रुपये हमें प्राप्त हुए कैश के रूप में। अगर नगद बेचा है हमने तो 12,000 रुपये कैश में जुड़ जाएंगे। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतर आ रहा है कि स्टॉक में तो हमने 10,000 कम करेंगे और कैश में 12,000 जोड़ेंगे, तो अंतर 2,000 रुपये का आएगा। तो ये 2,000 रुपये का क्या हुआ, हमारे को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 10,000 चीज़ को हमने 12,000 का बेचा। तो जो 2,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, इस 2,000 के प्रॉफिट को फिर हम कैपिटल अकाउंट में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से 10,000 रुपये को स्टॉक में से घटाएंगे, 12,000 रुपये को कैश में जोड़ेंगे और 2,000 रुपये को कैपिटल में जोड़ देंगे। तो इन शॉर्ट कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी माल को बेचने पर लाभ होता है तो उसके लाभ की राशि को कैपिटल अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे आप कि यदि
यदि बेचे गए माल या सामान पर हानि होती है तो पूंजी खाते में कमी की जाएगी। तो जैसे लाभ होगा तो आपको कैपिटल अकाउंट में जोड़ना है, उसी तरीके से जो हानि की राशि होगी, हानि होगी, उसे आपको कैपिटल अकाउंट में घटाना है। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये की लागत की वस्तु को या लागत के माल को हमने 9,000 रुपये में बेचा, तो 10,000 रुपये की चीज़ को 9,000 में बेचेंगे तो 1,000 रुपये की हानि होगी। तो 10,000 रुपये को स्टॉक में कम करेंगे, 9,000 रुपये को कैश में जोड़ेंगे और 1,000 रुपये की हानि को कैपिटल में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरीके से आप देखते हैं यदि नकद कैश में किसी भी खर्चे का भुगतान किया जाता है तो नकदी खाते यानी कि कैश अकाउंट और पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट दोनों में ही कमी की जाएगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी हम एक्सपेंसेस का पेड करते हैं, यानी कि क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं वेजेस पे यानी कि मजदूरी का भुगतान किया, वेतन का भुगतान किया, ब्याज का भुगतान किया, कमीशन का भुगतान किया, किसी भी खर्चे का अगर हम भुगतान करते हैं तो उसकी कंडीशन में आपको जो भी एक्सपेंसेस अकाउंट के रूप में कैश को तो कम करना है और साथ ही कैपिटल को भी उसी अमाउंट से कम करना है, यानी कि कैश और कैपिटल दोनों अकाउंट सेम अमाउंट से कम कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से यदि किसी खर्चे की बकाया राशि या देय राशि प्रश्न में दी हुई है तब अदत्त व्यय खाते यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट का यूज़ करते हैं, जिसको लायबिलिटी साइड में लिखते हैं और इसमें आप उसे जोड़ देंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको कह दे कि अदत्त मजदूरी, अदत्त किराया, अदत्त वेतन, अदत्त कमीशन या अदत्त ब्याज, मतलब अदत्त का मतलब होता है कि ये वो खर्चे होते हैं जो कि हमने यूज़ तो कर लिए हैं लेकिन अभी इनका भुगतान नहीं किया गया है, यानी कि इनका पैसा देना बाकी है, तो उन्हें अदत्त व्यय बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको कोई अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है तब उस कंडीशन में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से लायबिलिटी साइड में एक कॉलम बनाना होगा और उसमें इसको ऐड करना होगा और साथ ही इस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगी उसे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम बनाकर उसमें ऐड कर देंगे उस अमाउंट को और उसी अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देंगे। तो गाइस नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक जो है, इसमें आपके लिए जो पॉइंट लाए हैं कि यदि किसी पूर्वदत्त व्यय का नगद में भुगतान कर दिया जाता है तो पूर्वदत्त व्यय खाता, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट बोलते हैं, उसको हम असेट साइड में वृद्धि यानी कि प्लस कर देंगे और कैश अकाउंट में उसकी कमी कर देंगे। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जैसे अगर हमने कोई भी, मान लीजिए अगर प्रीपेड का मतलब होता है कि वो खर्चे जो कि हमारे फ्यूचर में होंगे, भविष्य में होंगे और उसका भुगतान हमने एडवांस में पहले से ही कर दिया, यानी कि कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि फ्यूचर में होगा, यानी कि आपको खर्चा उसका बाद में करना है लेकिन एडवांस में आपने उसका पेमेंट कर दिया है, तब उसके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से आपको असेट साइड में एक कॉलम बनाना होगा जिसमें आप उस अमाउंट को लिखेंगे और साथ ही कैश अकाउंट में से आप उस अमाउंट को कम कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को असेट साइड में आप लिख देंगे और कैश अकाउंट में से उस अमाउंट को आप कम कर देंगे। नेक्स्ट आता है यदि किसी संपत्ति को नकद में खरीदा जाता है तब नकद खाता कैश अकाउंट में कमी होगी और संपत्ति खाते में वृद्धि होगी। जैसे मान लो हमने कहा था भाई हमने नकद मशीन खरीदी, तो नकद मशीन खरीदी तो असेट साइड में मशीन का एक कॉलम बना लेंगे और उसमें मशीन के अमाउंट को ऐड कर देंगे और उसी अमाउंट को कैश अकाउंट में से लेस कर देंगे यानी कि घटा देंगे। यदि किसी संपत्ति को उधार क्रेडिट में खरीदा जाता है तब लेनदार खाता यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट को लायबिलिटी साइड में वृद्धि कर देते हैं और संपत्ति खाते में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि अगर क्वेश्चन में आपको ये कह दे कि भाई हमने कोई संपत्ति जो है वो उधार खरीदी, यानी कि मशीन हमने लेनदार से उधार खरीदी, तो जो मशीन है वो हमारी मशीन के कॉलम में असेट साइड में वृद्धि कर दी जाएगी और साथ ही उसी अमाउंट से हम लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स वाले कॉलम में भी उसी अमाउंट को वृद्धि कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। नेक्स्ट है यदि कोई आय प्राप्त होती है तो नगद खाता कैश अकाउंट में वृद्धि होगी और पूंजी खाते में भी वृद्धि होगी। जैसे अगर कोई भी हमें आय होती है, जैसे हमने कहा कमीशन मिला, किराया मिला, ब्याज मिला, छूट मिली या कोई भी हमें अदर इनकम होती है तो उस इनकम की राशि को कैश अकाउंट में जोड़ दिया जाता है और साथ ही कैपिटल अकाउंट में भी जोड़ देते हैं। यानी कि जो असेट साइड में कैश का कॉलम होगा उसमें आप जोड़ देंगे और जो लायबिलिटी के साथ में जो कैपिटल का कॉलम होता है उसमें भी आप उस अमाउंट को जोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ हमें ध्यान रखना है कि कोई भी जो लेन देन होता है उसका इफेक्ट दो जगह पड़ता है, क्योंकि हम ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की यहाँ बात कर रहे थे।
उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो लेन देन होगी उसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। तो आपको हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कम से कम दो जगहों पर दिखाना होगा। फिर भले ही चाहे वो दोनों जगह से माइनस हो, दोनों जगह प्लस हो, या एक जगह माइनस हो और एक जगह प्लस हो, या एक जगह प्लस हो दूसरी जगह माइनस हो, इफेक्ट कम से कम दो खातों पर जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, यदि कोई आय जो कमा यानी कि अर्जित तो ली गई हो परंतु अभी प्राप्त नहीं हुई हो, उसे हम अर्जित आय यानी कि एक्रूड इनकम कहते हैं। तो यहाँ गाइस ध्यान रखना है कि कोई ऐसी आय जो कि आपने कमा ली है परंतु अभी तक आपको वो प्राप्त नहीं हुई है, तो उसको हम अर्जित आय या उपार्जित आय या एक्रूड इनकम बोलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि असेट साइड में एक्रूड इनकम यानी कि उपार्जित आय के रूप में एक कॉलम बनाना होगा, जिसमें आपको उसकी राशि को जोड़ना होगा। साथ ही इस राशि को फिर कैपिटल अकाउंट में भी जोड़ दिया जाता है यानी कि वृद्धि कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है, यदि कोई आय जो अभी कमाई यानी कि अर्जित नहीं गई हो परंतु अग्रिम यानी कि एडवांस में ही प्राप्त हो गई हो, तो उसे हम अनुपार्जित आय यानी कि अनएक्रूड इनकम कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई आय जो है अभी आपने कमाई नहीं है, आपको एडवांस में ही मिल गई। तो जो एडवांस में आपको मिल गई है तो वो एक तरीके से आपके लिए क्या हो जाती है, लाइबिलिटीज़ हो जाती है। जो पैसा आपने कमाया नहीं तो वो भी आपका है नहीं, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटीज़ हो जाती है। तो लाइबिलिटी साइड में इसको हम अनएक्रूड इनकम यानी कि अनुपार्जित आय के नाम से एक कॉलम बनाते हैं और उसमें इस राशि को जोड़ देते हैं। और साथ में क्योंकि अब हमें एडवांस में ये रिसीव हुआ है तो हम पे कैश बढ़ गया, तो इसको फिर हम कैश अकाउंट में भी जोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है गाइस, यदि व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से कोई राशि निकाली जाती है तो उसके लिए आहरण खाते का प्रयोग किया जाता है, जिसे पूंजी खाते में से घटा दिया जाता है। यानी कि हम कोई भी जब पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से कोई भी चीज़ को निकालते हैं, चाहे वो कैश हो, असेट्स हो, गुड्स हो, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस राशि को जो हम व्यापार से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकालते हैं उसको हम आहरण खाते यानी कि ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से उसकी एंट्री को करते हैं, जिससे हम कैपिटल में से घटा देते हैं। तो इसके लिए जो आपको इक्वेशन होगी तो उसमें आपको दो जगह एंट्री करनी होगी। अगर हम व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नगद राशि को निकालते हैं तो उस संबंध में आपको कैश अकाउंट को कम करना होगा, माइनस करना होगा, और साथ में पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट को भी माइनस करना होगा, घटाना होगा। इसी तरीके से यदि नगद धनराशि को व्यवसाय या व्यापार में अतिरिक्त पूंजी के रूप में जमा किया जाता है तब नगद खाते यानी कि कैश अकाउंट में भी वृद्धि होगी और साथ में पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट में भी वृद्धि होगी। यानी कि ऊपर हमने बात करी आपसे कि जब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हम व्यवसाय से कोई पैसा निकालते हैं, और यहाँ बात कर रहे हैं कि जब हम व्यापार में अतिरिक्त पूंजी के रूप में कोई पैसा लगाते हैं यानी कि उसमें जोड़ते हैं, तब उस कंडीशन में फिर हम कैश अकाउंट को भी जोड़ देंगे असेट साइड के कॉलम में और कैपिटल अकाउंट को भी जोड़ देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है कि यदि नगद में लेनदारों का कोई भुगतान किया जाता है तब नगद खाते को यानी कि कैश अकाउंट में कमी होगी और लेनदार खाते क्रेडिटर्स अकाउंट में भी कमी होगी। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि लेनदारों का नगद भुगतान किया, तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया है लेनदारों का नगद भुगतान किया, तो आपको क्या करना है कि असेट साइड का जो कैश वाला कॉलम होगा उसमें से आपको माइनस करनी है उस राशि को, और साथ ही लायबिलिटी साइड का जो क्रेडिटर्स वाला कॉलम होगा उसमें से भी आपको उस राशि को माइनस करनी है। इसी तरीके से आप बात करते हैं कि यदि देनदार से कोई नगद राशि प्राप्त होती है तो जो नगद खाता यानी कि कैश अकाउंट में वृद्धि की जाएगी और जो देनदार खाता होगा उसमें कमी की जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे कोई भी जो देनदार होते हैं हमारे, अगर उनसे हमें कोई नगद में राशि प्राप्त हुई है तो उस कंडीशन में फिर जो देनदार होंगे उसके अमाउंट को तो कम कर दिया जाएगा। यानी कि असेट साइड के जो डेटर्स वाला कॉलम होगा उसमें तो उस अमाउंट को कम कर देंगे, और असेट साइड में जो कैश वाला कॉलम होगा, कैश अकाउंट वाला होगा, उसमें हम उसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है कि यदि किसी स्थायी संपत्ति पर मूल्य ह्रास शुल्क लगता है तो ये एक आयगत व्यय होता है। तब स्थायी संपत्ति खाता जिसको हम फिक्स असेट्स अकाउंट बोलते हैं, जो कि असेट साइड में आता है, उसमें कमी करनी होगी और साथ में पूंजी खाते में भी कमी करनी होगी। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको कहता है कि मशीन पर ह्रास लगाया गया, अब मान लीजिए मशीन की कीमत तो है 10,000 की और वो कहता है कि मशीन पे 500 रुपये ह्रास लगाया, तो जो मशीन असेट साइड में जो मशीन वाला कॉलम होगा उसमें आप ह्रास के नाम से 500 रुपये घटा देंगे और साथ में ये 500 रुपये की आप दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में से भी घटा देंगे। तो अगर ह्रास की अगर राशि दी हुई है तो वो जो संबंधित ह्रास जिस संपत्ति पर लगेगा उस संपत्ति में से घटाया जाएगा और दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में से इसे घटाई जाएगी।
इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी संपत्ति यानी कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा देनदारियों यानी कि लायबिलिटीज़ और जो कि पूंजी होती है कैपिटल उसके बराबर होता है। तो हम ये इक्वेशन कह सकते हैं कि जो एसेट्स होती है वो हमेशा लायबिलिटीज़ और प्लस कैपिटल के होती है। तो गाइस ये हमने आपके लिए जो टॉपिक तैयार किया था ये अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसर्न में किया था। हमने यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन की जो आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम या जो भी डाउट हो सकते थे उनको हमने एक पॉइंट या बिंदुओं के रूप में बनाकर आपके सामने रखा, जिसमें हमने आपको बताया कि आपको किस में इसको जोड़ना है और किस में इसे घटाना है। वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से दोबारा से समझ लें, इनको अपने पास नोट कर लें, इनको याद कर लें और इनको जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो इन पॉइंटों को अपने पास रखें ताकि आपको क्वेश्चन करते समय कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर अब भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और इजी वे में इसको तैयार करें। ये हमने जो वीडियो बनाई थी आपके लिए ये हमने थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से बनाई थी। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो गाइज़ आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कमेंट कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।